प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल बारिश में। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 12th क्लास के लिए फिजिक्स की सीरीज चलाई हुई है और हमारा चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड हमने इसमें स्टार्ट किया हुआ है। बच्चों, लास्ट वीडियोज़ में हमने गॉस थ्योरम के बारे में जाना था और साथ ही साथ कैसे गॉस थ्योरम का यूज़ करके हम कूलम्ब्स लॉ को या कूलम्ब्स का जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फोर्स का फॉर्मूला होता है उसको ड्राइव किया था। तो चलिए बच्चों, इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं और कुछ नई चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। बच्चों, हमारे पास एक इन्फिनाइट लॉन्ग वायर है। इसकी लेंथ काफ़ी बड़ी है और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है। ठीक है, चार्ज यहाँ पर पॉइंट नहीं है, चार्ज यहाँ पर इस लॉन्ग वायर में एक समान रूप से वितरित है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो बच्चों, इसके जो मिड पोर्शन में, एंड की हम बात नहीं कर रहे यहाँ पे अभी, यहाँ का जो मिड पोर्शन है, मिड पोर्शन से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो सभी पैरेलल्स होती हैं, सभी फील्ड पैरेलल होंगी, फील्ड लाइंस। ठीक है, और जैसे हमने इसको एक साइड व्यू में भी दिखाया हुआ है। जब आप इसको साइड व्यू से देखेंगे, ये आपकी एक वायर है। अगर आप इसे साइड से देखते हैं तो साइड से आपको एक पॉइंट नज़र आएगा और इस पॉइंट से देखिए हमने किस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड में दिखा रखी है और ये सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल होंगी इस वे में। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल है। इस प्लेन के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, एक बार फिर से समझने की कोशिश करेंगे। ये जो प्लेन है, इस प्लेन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो पैरेलल नहीं है, पर बराबर वाला जो पॉइंट है वहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो पैरेलल है दूसरे प्लेन से। समझ में आ रही है बातें बच्चों? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इस प्लेन की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो ऐसी दिखाई देंगी, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल नहीं है। बट जो दूसरा पॉइंट है हमारा, उसके पास वाला जो पॉइंट है, वहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो दूसरे वाली पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल होंगी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से बनेगी। एंड की हम इसलिए बात नहीं करते बच्चों यहाँ पे अभी, क्योंकि एंड पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो पैरेलल नहीं होंगी, वो आपकी बाहर की तरफ भी कुछ होंगी ऐसे। ठीक है, और हमारा जो ज़्यादातर इसमें कंसेप्ट रहेगा वो बीच वाले पोर्शन की हम बात करेंगे जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल होती हैं। चलिए, ये तो यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग वायर था। इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, कहाँ पे करेंगे, उसको देखेंगे। एक हमारे पास ये आप देखेंगे यूनिफॉर्मली इन्फिनाइट शीट है, यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फिनाइट शीट। काफ़ी बड़ी शीट है और इसको हमने चार्ज दिया हुआ है और वो चार्ज इस शीट पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप देखेंगे कि किस प्रकार से पैरेलल है और परपेंडिकुलर टू दी प्लेन होगी, जो मिडिल पोर्शन की होंगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का हम बता रहे हैं कि ये परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस है, वो मिडिल पोर्शन से है। एजिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो दूसरी डायरेक्शन में भी आपकी मूव करेंगी। ठीक है, तो बच्चों अभी तक हमने जो जाना है कि किसी पॉइंट चार्ज से किसी आर डिस्टेंस पर, मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज है Q और यहाँ से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है और यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला फाइंड किया है। क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा है? E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r²। ठीक है बच्चों, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड होगी डायरेक्शन, और अगर ये आपका नेगेटिव चार्ज है तो रेडियली इनवर्ड होती है डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब हमारे सामने एक समस्या ये आती है कि कैसे हम, अगर चार्ज हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो इस वायर से, जैसे इस वायर का पॉइंट ले लेते हैं, तो इसे आर डिस्टेंस पर कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। ठीक है, क्योंकि चार्ज अब आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर हमारे पास यहाँ पर इन्फिनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फिनाइट शीट है तो इससे आर डिस्टेंस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी भाई? पॉइंट चार्ज से कैलकुलेट तो हम कर सकते हैं, है ना, हमारे पास फॉर्मूला है, ड्राइव हमने किया हुआ है। तो यहाँ पर हेल्प करता है हमें गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम हमें हेल्प करता है कि किसी यूनिफॉर्मली चार्ज शीट से या यूनिफॉर्मली आपकी लॉन्ग वायर से किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि आपकी जो
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं उनका पैटर्न कैसा होता है, यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग वायर से और साथ ही साथ यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फिनाइट प्लेन शीट से। ठीक है, कुछ बच्चों और पिछली कुछ हमने वीडियोस में सीखा था कि लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा से दिखाते हैं, क्यू अपॉन एल होती है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए होती है। यहाँ से अगर चार्ज हम फाइंड करें तो सिग्मा ए, यहाँ से चार्ज फाइंड करेंगे तो लैम्डा एल। और गॉस थ्योरम तो बच्चों हमें पता ही है भाई क्या होती है गॉस थ्योरम, जो कि कोई क्लोज्ड सरफेस होती है उससे एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इन्हीं चीज़ों का हमें इस्तेमाल करते हुए दो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी डेरिवेशन है उनको हमें ड्राइव करना है, और ये बोर्ड एग्ज़ाम में कई दफ़े कई तरीक़ों से जो है पूछी जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इनकी डेरिवेशन को। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर। कुछ आप डायग्राम में देख पा रहे हैं सही से कि हमारे पास एक लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है, और इस यूनिफॉर्मली लॉन्ग चार्ज वायर से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमने क्या किया है, हमने इस पॉइंट पी से जाते हुए एक गॉसियन सरफेस की हमने इमेजिन किया है, उसको कल्पना की है, जिसका लेंथ कितना है, एल है। ये गॉसियन सरफेस सिलिंड्रिकल है जिसकी लेंथ कितनी है, एल, और इसका रेडियस कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। ये पॉइंट पी इस गॉसियन सरफेस की जो आपकी कर्व सरफेस है उस पर ये लाई करता है। क्योंकि बच्चों हमने अभी थोड़ी देर पहले जाना था कि जो आपकी ये लॉन्ग और यूनिफॉर्मली चार्ज वायर होती है इससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल होती हैं और चारों दिशाओं में होती हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इस आर डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे इस वायर से वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी सेम होगी। ठीक है, तो बच्चों ये इसका कुछ इंट्रोडक्शन है। जैसे हमने इसमें एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर ली हुई है जिसकी लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा सेंटीकूलम पर मीटर हमने माना हुआ है। एक पॉइंट पी है आर डिस्टेंस पर, और उसी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है। हमने इस पॉइंट पी से पास होते हुए गॉसियन सरफेस का जो कि सिलेंड्रिकल सरफेस है उसकी इमेजिन किया है। ठीक है, अब ये जो गॉसियन सरफेस हमने ली है बच्चों, इसमें हम देख पा रहे हैं कि इस टोटल गॉसियन सरफेस को हम तीन सरफेस में डिवाइड कर सकते हैं। S1 सरफेस जो कि एक कर्व सरफेस होगी, S2 और S3 जो कि फ्लैट सर्कुलर प्लेट होती हैं, प्लेन है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास तीन सरफेसेस हैं, ये हमने पूरी सिलेंडर की सरफेस को तीन सरफेसेस में डिवाइड कर लिया। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मान लेते हैं कि छोटा सा ये जो पॉइंट है यहाँ पे छोटा सा एरिया है, तो इसका एरिया वेक्टर बच्चों क्या होगा, एरिया के परपेंडिकुलर होता है तो ऊपर की तरफ होगा ds2, क्योंकि ये सरफेस पूरी S2 है तो ds2 ऊपर की तरफ होगा। और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी हमारी, परपेंडिकुलर टू दी वायर और पैरेलल होंगी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो बीच का एंगल कितना होगा यहाँ पे, 90 डिग्री। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी होगा भाई। यहाँ पे एरिया वेक्टर क्या होगा, क्लोज सरफेस से बाहर की तरफ एरिया वेक्टर होता है, जो क्लोज सरफेस बनती है उसके बाहर की तरफ। तो ds3 या छोटा सा एक एरिया ले लिया हमने ds3, ये पूरी सरफेस हमारे पास S3 है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ये रही, यहाँ पे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस तरीके से जाएगी। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे आप देखेंगे कर्व सरफेस पे छोटा सा एरिया हमने ले लिया है ds1, क्योंकि ये सरफेस एरिया हमारी सरफेस क्या था, ये कर्व सरफेस S1 था। तो ds1 और E ये सेम आपकी डायरेक्शन होगी सेम, यानी कि यहाँ पे जो थीटा होगा या एंगल होगा इनके बीच में वो 0 डिग्री होगा, इन दोनों केसेस में 90 डिग्री होगा। ठीक है, या ये कह सकते हैं कि इस सरफेस से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं होगी, अतः इससे रिलेवेंट या इससे एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो। सिमिलर वे में हम कह सकते हैं कि S3 से भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं हो रही है, सो इससे एसोसिएटेड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो जीरो होगा। मैथमेटिकली भी हम इसको जीरो प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे गॉसियन सरफेस हैज़ ए कर्व सरफेस S1 एंड फ्लैट सर्कुलर सरफेस इज S2 एंड S3। ठीक है, ये बात है हमने लिख दी यहाँ पे। अब ये क्लियर होता है यहाँ की ds1 इज पैरेलल टू E। ये जो ds1 है वो पैरेलल है E के, ds2 परपेंडिकुलर टू E एंड ds3 परपेंडिकुलर टू E। तो टोटल फ्लक्स जो होगा इस सरफेस से एसोसिएटेड वो आपका साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस S होगा, क्योंकि ये पूरी सरफेस S है, सरफेस एरिया जो है पूरा ये S है, ये सरफेस S का E डॉट
ds हो जाता है। अब इसको बच्चों ने 3 एरिया में डिवाइड किया था, तो उनको बारी बारी से लिख लेते हैं। तो बच्चों इसमें ये साइक्लिक नहीं लगेगा, आप इसे थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। साइक्लिक क्लोज सरफेस के लिए लगता है, यहाँ पे ये अलग अलग सरफेस हो गई, तो ये क्लोज सरफेस नहीं, इसको आप हटा दीजिएगा। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन S1 E डॉट DS1 आएगा, इंटीग्रेशन S2 सरफेस S2 के लिए E डॉट DS2, और आपका इंटीग्रेशन S3 के लिए E डॉट DS3। ठीक है। अब A डॉट B का आपको फॉर्मूला पता होता है, AB कोस थीटा, तो तीनों के लिए आपने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है। ठीक है। तो EDS1 कोस 0 डिग्री, EDS2 कोस 90 डिग्री, EDS2 कोस 90 डिग्री। कोस 90 की बच्चों वैल्यू होती है 0, तो ये दोनों टर्म्स तो आपके 0 हो गए। अभी हमने ऊपर भी बताया था कि इनसे होकर के कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं होगी, तो ये आपका 0 0 हो जाएगा, और ये सरफेस DS1 के लिए आ जाएगा टोटल इंटीग्रेशन। सरफेस S1 हमारी एक कर्व सरफेस है, जिसकी रेडियस क्या है r और लेंथ क्या है l। सिलेंडर का जो आपका कर्व सरफेस का एरिया होता है वो 2 पाई r h होता है, क्योंकि वहाँ पे हम h काउंट करते हैं जो मेंस्ट्रुएशन में पढ़ते हैं, बट यहाँ पे l है तो 2 पाई r l हो जाएगा। तो DS1 का जो टोटल एरिया बनेगा E तो आपके पास ही पहले से E इंटू 2 पाई r l। ठीक है, क्लियर है। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 बना लिया। अब इस एनक्लोज्ड जो सरफेस है आपके पास में, जो भी आपकी क्लोज सरफेस है, इससे एनक्लोज्ड चार्ज कितना है, एनक्लोज्ड चार्ज कितना है, इसकी लेंथ कितनी है यहाँ से यहाँ तक l, और यहाँ पर हमने अभी देखा था लाइन चार्ज डेंसिटी हमने क्या मानी है, लैम्डा। तो लैम्डा इंटू l, ये टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस हो जाएगा। तो यहाँ पर चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस Q इज इक्वल टू लैम्डा इंटू l। अब गॉस थ्योरम हम यहाँ पे यूज़ करेंगे बच्चों। ये फाई ई या जो टोटल फ्लक्स निकाला था हमने बाई डेफिनेशन निकाला था, जो हमारी डेफिनेशन होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, पर यहाँ पर अब हम गॉस थ्योरम के थ्रू भी अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं। एज पर गॉस थ्योरम फाई जो होगा हमारे पास, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नोट, और क्यू यहाँ पर लैम्डा एल है, और एप्सिलॉन नोट हमने यहाँ पे रख दिया। ये फाई ई गॉस थ्योरम से निकला है, और ये फाई ई बाई डेफिनेशन निकला था हमारे पास। इन दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट करेंगे, और इक्वेट करके यहाँ से ई की वैल्यू को आसानी से निकाल सकते हैं। तो बच्चों आप देख पा रहे हो ई की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू आर, जहाँ पर लैम्डा क्या है आपका लाइन चार्ज डेंसिटी। थोड़ा सा इसमें और हम 2 से ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बन जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, जो कि 9 इंटू 10⁹ होता है, और 2 लैम्डा बाई आर। इस फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं। खास बात यह है इस फॉर्मूले में, ये हमारा डेरिवेशन है, इसको याद रखेंगे, और इसकी डायरेक्शन क्या रेडियली आउटवर्ड हो रही है ना। एक बात जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो ये कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1/r के। अगर हम पॉइंट चार्ज से याद करो बच्चों, पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती थी वो आपकी 1/r² के प्रोपोर्शनल होती थी। तो छोटी छोटी बातों को याद रखने की ज़रूरत है। तो उम्मीद है बच्चों आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि कैसे इसको ड्राइव किया है। सिमिलर वे में हमारे पास एक और ऐसा ही डेरिवेशन है, उसको आइए देखते हैं। बच्चों सेकंड डेरिवेशन जो हम गॉस थ्योरम से फाइंड करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फिनाइट प्लेन शीट। हमारे पास एक इन्फिनाइट प्लेन शीट है ये, और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से हमने इसको यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ इस पर। अब मान लेते हैं कि इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है, तो यहाँ पे हमने थोड़ा राइट अप भी लिखा हुआ है। अब हो इससे हो कैसे, आर डिस्टेंस पर हमने इस पर यहाँ से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी लिया है, जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो बच्चों अभी थोड़ी देर पहले हमने जाना था कि कैसे यूनिफॉर्मली चार्ज सीट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बीच वाले पोर्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती हैं, वो सब भी पैरेलल होती है, परपेंडिकुलर टू दी चार्ज शीट होती है, जो चार्ज शीट है दोनों साइड होती है। तो हमने क्या किया, आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी लिया हुआ है, और इस पी पॉइंट को कवर करते हुए या इसको इंक्लूड करते हुए एक गॉसियन हमने सरफेस की जो है इमेजिन की है, जो कि हमारे डायग्राम के अकॉर्डिंग है। ठीक है। अब ये क्या है, ये आर डिस्टेंस है, तो ये दूसरा जो पॉइंट है पी डैश, ये भी सेम आर डिस्टेंस पर ही है यहाँ से। तो देखा जाए तो इस पूरे जो सिलेंडर की जो लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, r + r 2r हो जाएगी, और इसका जो एरिया है वो एरिया हमने माना है ए। यहाँ पर जो सिलिंड्रिकल सरफेस का जो एरिया है बच्चों, ये कितना है, ए। ठीक है। तो ये सब बातें हमने इसमें राइट अप में लिखी हुई, ध्यान से इसको देख लेते हैं एक बार।
ये तो सिग्मा की बात हो गई। और वी विल फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द शीट। वी इमेजिन ए गॉसियन सिलिंड्रिकल सरफेस ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड लेंथ 2r। 2r हमारी ये लेंथ हो जाती है एज शोन इन डायग्राम। यहाँ पे इसको शोन एन कर लीजिएगा। द गॉसियन सरफेस हैज़ ए कर्व सरफेस। अब ये गॉसियन सरफेस जैसे हमने भी जस्ट थोड़ी देर पहले देखा भाई, वहाँ पे भी हमारी 3 सरफेस थी S1 S2 और S3। यहाँ पे भी हमने 3 सरफेस ऐसे ही ले ली। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ इनके एरिया वेक्टर की क्या क्या रिलेशनशिप है। यहाँ S2 S3 और S2 पर अगर ध्यान दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में ही हमारा एरिया वेक्टर होगा इनका। DS3 इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगा, यानी कि एंगल कितना होगा दोनों के बीच, 0 डिग्री। यहाँ पर चेक करें S2 और E के बीच में, इस यहाँ पे कितना आपका एंगल बनता है, यहाँ पे भी 0 डिग्री बनेगा। ठीक है। और जो आपकी कर्व सरफेस है, तो कर्व सरफेस लाइन जो है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल है, सरफेस के पैरेलल है, जिसके कारण इससे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं होगी, तो इससे एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। और यहाँ पर भी देख सकते हैं कि इसका जो आपका छोटा सा हमने एरिया लिया है DS1 एरिया जो वेक्टर है और E के बीच एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो आपकी ऐसे है ना, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। ठीक है। चलिए, तो ये भी हमें थोड़ा कंसेप्ट समझ में आ गया कि किस तरीके से यहाँ पे है। ये थोड़ा राइट अप है, इसमें क्या लिखेंगे लास्ट में, इट इज़ क्लियर DS1 परपेंडिकुलर टू E, यानी कि जो ये S1 है वो E के परपेंडिकुलर है, और DS2 पैरेलल है E के, और DS3 भी क्या है, पैरेलल है E के। फिर से सिमिलर वे में टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड टू द गॉसियन सरफेस कितना आ जाएगा, साइक्लिक इंटीग्रेशन सरफेस एस E डॉट DS। इसको हमने 3 हिस्सों में तोड़ा हुआ है। टोटल सरफेस एस को कितने हिस्सों में तोड़ा हुआ है, 3 में। तो S1 E डॉट DS1, S2 E डॉट DS2, S3 आपका इंटीग्रेशन S3 E डॉट DS3। यहाँ पे आपको वेक्टर साइन लगाना है वेक्टर का। ठीक है। अब यहाँ पे A डॉट B का फॉर्मूला लग जाएगा EDS1 cos 90, क्योंकि दोनों के बीच में 90 डिग्री है। ऐसे यहाँ पे EDS2 cos 0, क्योंकि यहाँ पे 0 डिग्री था। सिमिलर वे में यहाँ पे भी 0 डिग्री। अब बच्चों जो 90 डिग्री है ये तो हो गया आपका टोटल 0। आपके पास बचा ये सरफेस S2 DS2 E DS3 DS3। ठीक है ना। S3 ये सरफेस को मेंशन कर रहा है। अभी आप ये समझिए कि S2 का एरिया कितना हमने एज्यूम किया बच्चों यहाँ पे A, तो ये पूरा कितना हो गया, A के इक्वल हो गया। ऐसे ये भी A के इक्वल हो गया, तो EA और EA दोनों को प्लस करेंगे तो 2EA। क्लियर है। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, इस एनक्लोज जो आपकी गॉसियन सरफेस थी इसके थ्रू कितना, इसके अंदर कितना चार्ज है टोटल, यानी कि गॉसियन सरफेस द्वारा कितना चार्ज एनक्लोज्ड है, यानी कि इसके अंदर कितना चार्ज है। पूरा शीट का चार्ज तो इसके अंदर नहीं है, इस एरिया के अंदर जो चार्ज है वही तो इसके अंदर चार्ज माना जाएगा गॉसियन सरफेस के। ठीक है। और ये एरिया कितना है A, और इसका चार्ज डेंसिटी हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा। तो सिग्मा इंटू A क्या होगा, इसका टोटल चार्ज होगा जो इस एनक्लोज सरफेस से, जो इस क्लोज्ड सरफेस से एनक्लोज्ड है। तो यहाँ पर नाउ चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू A। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको ये जरूर क्लियर हुआ होगा। अकॉर्डिंग टू गोज थ्योरम, फाई E जो होता है चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, चार्ज इनसाइड की वैल्यू आपने यहाँ पे रख दी है। अब दोनों फाई E को क्या करेंगे, आप इक्वेट कर देंगे। फाई E की वैल्यू यहाँ से आप लिख सकते हैं 2EA इज इक्वल टू सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। यहाँ से A से ये कैंसिल हो जाएगा और 2 को आप इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, फॉर्मूला है एक तरीके से देखा जाए तो। और यहाँ पर आप ये भी देख पा रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो R के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। ये जो R है इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप इस पॉइंट को थोड़ा सा आगे भी ले जाओगे तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आप यही पाओगे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। तो यहाँ पर जो नोट करने वाली बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड E डज नॉट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस R फ्रॉम द सीट। इस सीट से R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड ही नहीं करती। और ये जो पॉइंट होता है काफ़ी नज़दीक होते हैं प्लेट के, ऐसा नहीं कि बहुत दूर दूर होते हैं। बहुत दूर डिस्टेंस पर अगर जाओगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर जाएगी। पर अगर आप बहुत पास पास में पॉइंट देख रहे हो, यानी कि उन ऐसी डिस्टेंस देख रहे हो जिसके अकॉर्डिंग ये जो सीट है ये इन्फिनिटी की तरह वर्क कर रही है, तो वो डिस्टेंसों पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होगी, सेम होगी, क्योंकि वो R के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ठीक है। इनसे रिलेवेंट हम कुछ न्यूमेरिकल्स को लेकर के आएंगे बच्चों।
और उन न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आपको दोनों डेरिवेशन आसानी से समझ में आई होंगी। दोनों डेरिवेशन सिमिलर सी हैं। आप एक डेरिवेशन अच्छे से करेंगे तो दूसरी आपको बहुत आसान लगेगी करने में। कोई डाउट हो समझने में, कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। बच्चों, तो आज की क्लास में इतना ही। पढ़ते रहिए। ऑल दी बेस्ट।